हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए कि कैसे डील किया जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहां से कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन एमजी को वायु में जलाने से पहले इसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लिया जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम को वायु में, खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो नम्न ऑक्सीजन के साथ या और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। मतलब कि मैग्नीशियम के ऊपर उसके कार्बोनेट का परत आता है, जिससे उसमें फायर कैचअप जल्दी से नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम के जलाने से पहले रिबन को रेगमाल से क्या कर लिया था, हम रगड़ करके साफ कर लिया था। ठीक है, और फिर उसमें हम लोग कंबसन कराते हैं तो बनता है आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम संतुलित करेंगे, क्या बनता है आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा आपको कि मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट के परत को हटाने के लिए रेगमाल से उसको मैग्नीशियम को साफ कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या लिखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। ठीक है, जो मैग्नीशियम पर बनता है, क्योंकि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है, ऐसे करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक है, समझ गए। तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के जो आपका ऑक्साइड होता है उसको हटाने के लिए पहले साफ कर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर हम लोग को अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया के लिए हम लोग समीकरण लिखेंगे। ठीक है, पहला आपको क्या करा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है, पहला में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन तत्व है, क्लोरीन तत्व है आपको। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन गया आपको, एक यौगिक बन गया। तो इसको संतुलित करेंगे हम लोग, बोला है कि संतुलित भी होना चाहिए समीकरण। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या की गिनती की जाती है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन क्या हुआ है आपको, 2, इधर क्या हुआ है, 1। इसमें 2 से गुणा कर देंगे आपको संतुलित हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपको हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्या है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का हो गया BaCl2। ये आपको जो अभिक्रिया कर रहा है किसे, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा आपको, बेरियम का सल्फेट BaSO4 प्लस में AlCl3। अब देखिए ये आपका बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया। आपको ज्ञात होगा कि ये एक प्रकार का आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट का आपको व्हाइट कलर का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होगा और आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। चलिए इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट कितना आपको, 3 है, यहाँ पर सल्फेट कितना आपको, 1। तो इसमें हम लोग कितना से गुना कर लेंगे, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से एल्युमिनियम को और क्लोरीन को संतुलित करने की कोशिश कीजिए। क्लोरीन यहां पर कितना है आपको, 2, उधर कितना आपको, 3 उधर। तो यहां पर आप 2 से गुना कर दीजिए और यहां पर आप क्या कीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहां पर आप 3 से गुना कर दीजिए तो देखेंगे आप कि क्लोरीन और एल्युमिनियम आपको संतुलित हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बेरियम आपका 3 हो गया, यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेरियम भी आपका और सल्फेट भी आपका संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये आपको बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का एक संतुलित समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए
थर्ड में कहा हम लोग को इसमें कि सोडियम जल से अभिक्रिया करना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। यस, सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बहुत ही अधिक क्रियाशील आपको तत्व होते हैं और वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग संतुलित करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना आपको 2 गो, यहाँ पर कितना हो गया आपको 3 गो हो गया, तो आप उस यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या हो गया आपको, सोडियम संतुलित हो गया आपका, और यहाँ जब 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, 2 से गुना किया, ऑक्सीजन भी आपको संतुलित हो गया, और हाइड्रोजन कितना 2 का 4, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर आपको 4, मतलब कि हाइड्रोजन भी आपको संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए आप इन तीनों को देख लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के साथ, उसकी अवस्था को भी दर्शाना है कि उसकी अवस्था क्या है। पहला तरह है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है बेरियम का क्लोराइड और सोडियम का सल्फेट। ठीक है, बेरियम का क्लोराइड और सोडियम का सल्फेट आपको क्रिया कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपको, बेरियम का सल्फेट बनाएगा प्लस में सोडियम का क्लोराइड। अब इसके अवस्था का बात कर रहा है तो बेरियम का जो है यहां पर सीधे देखिए क्या लिख रहा है आपको, जल में बेरियम क्लोराइड जल के साथ, तो आपको जल के साथ कर दिया तो इसका मतलब क्या, पर एक्वस लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे हम लोग, एक्वस जलीय विलयन, इसको भी एक्वस लेंगे, इसको भी एक्वस लेंगे। ठीक है, और इसको भी एक्वस ही लेंगे क्योंकि सबके सब जल में है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। चलिए सॉरी, यहाँ पर ये आपको अक्षेप बन रहा है, यहाँ पर सॉलिड भी चलाएगा ये, तो इस तरह से दे देंगे, इसको अक्षेप दिखा देंगे। ठीक है, अक्षेप बनाना था यहाँ पर, अक्षेप आपको सॉलिड होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपको। अब इसको संतुलित करने की कोशिश कीजिए। बेरियम 1 यहाँ पर, बेरियम यहाँ पर 1 हो गया, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 संतुलित हो गया, सल्फेट संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये आपको 1 रहा। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, और आपको सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, मतलब जल में भी क्या हो गया आपको, एक्वस हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, जल में मतलब कि भी एक्वस हो गया, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। विलयन करने का मतलब आपको क्या हो रहा है, एक्वस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या हो गया, भस्म हो गया एक प्रकार का। ठीक है, क्षारक है, और इसके साथ किसका दे रहे हैं हम लोग, इसके साथ हम दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl दे रहे हैं, ये दोनों आपका जलीय है, एक्वस लेकर चलेंगे, तो क्या बना रहा हम लोग को, सोडियम क्लोराइड क्या जलीय विलयन प्लस में जल का निर्माण कर रहा है। अब जलीय विलयन है तो भाई एक्वस ही बनेगा आपको। ठीक है, ये हम लोग का संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपको संतुलित है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का अगला क्वेश्चन करा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए, उस पदार्थ का नहीं, उस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ का नाम तथा उसका सूत्र बताया, अब तरह ऊपर 1 में लिखिए पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया करें। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एक पदार्थ है, उस पदार्थ का जलीय विलयन को सफेदी करने के लिए, तो सफेदी करने का उपयोग होता है क्या बाबू, तो सफेदी करने के लिए उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जिसको लोग बोलते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैसे आपको, तो ये कैल्शियम का जल के साथ जब अभिक्रिया होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है,
तो बोला कि एक पदार्थ का जलीय विलयन, पदार्थ X है तो X क्या हो जाएगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और दूसरा में आपको क्या बोला है कि उसका जल के साथ अभिक्रिया, तो ये आपको अभिक्रिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये रहा, आपको आंसर भी वहां पर दिया हुआ आपको कि पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा आपको, बिना बुझा हुआ चूल्हा, कहने का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड। अब कहेंगे पदार्थ X अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया भी हो जाएगा, जो देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है देखिए ये आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि क्रियाकलाप का बात कर रहा है। ठीक है, कहा कि क्रियाकलाप 107 में एक प्रश्नावली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताएं। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हम लोग एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है 1.7, उसके बेसिस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखे होंगे जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड पर कुछ गैस प्राप्त होते हैं। एक है आपका एनोड, और दूसरा है आपका कैथोड। दोनों पर गैस प्राप्त होता है। जब जल से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो बनाता है आपको H+ और O2-। ठीक है, H+ और O2- बनाता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, कैथोड जो होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अवकरण होता है, मतलब कि कैथोड के पास पहुंच जाएगा आपको हाइड्रोजन जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहां पर समझते हैं कैथोड जो होता है निगेटिव होता है और निगेटिव पर पहुंच जाएगा आपको हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर क्या आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो निगेटिव पर आपको हाइड्रोजन चला जाएगा, यहां से कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन H। अब इस एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, दो हाइड्रोजन आएगा आपको, दो इलेक्ट्रॉन तब बनेगा, आपको H2 गैस बनेगा और यहां से गैस रिलीज होगा। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। एनोड पर ये क्या करेगा अपना, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो O2 बनाने के लिए मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका O2 बनेगा, ये गैस बना, रिलीज हो गया। तो आप क्या देखेंगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बना। तो देखिए जब जल का एक अणु का विखंडन होता है, डिसोसिएट होता है, तो वहां से दो गो हाइड्रोजन का परमाणु मिलता है। एक जल के एक अणु में दो गो हाइड्रोजन का परमाणु और एक गो ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कैथोड होता है, कैथोड पर निकलने वाले गैस का आयतन एनोड पर निकलने वाले गैस के आयतन से दुगना होता है, क्योंकि कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो आपका ऑक्सीजन की संख्या के दुगना होती है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, लोहे के कील को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe को CvSO4 के एक्वस सॉल्यूशन विलयन में डालते हैं तो बनाता है FeSO4 एक्वस प्लस Cu। यहां पर आपको विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आपको विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन विस्थापित कर देता है और कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस विस्थापन अभिक्रिया के कारण, ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया के कारण जो विलयन होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन आपको होता है नीला रंग का और आयरन सल्फेट होता है हरा रंग का, तो विलयन क्या था, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट में बदल गया, इसलिए
वो नीला रंग से हरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, देखिएगा आपको आंसर भी दिया गया है। तो जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहला सबसे पहला जो उपचयित और अपचयित हो रहा है, क्या क्या था आपका? ठीक है, सोडियम है यहां पर और ऑक्सीजन गैस है। सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड आपको क्या बोला पहला में? इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्साइड में उपचयित हो रही है क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है होने वाला पदार्थ है। ठीक है, अतः अपचयित एवं उपचयित होने वाले पदार्थ क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन। समझने की कोशिश किया जाए। सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना आप लोग को बना क्या आपको? सोडियम का ऑक्साइड। इसको हम लोग संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ये आपका अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीकरण में जाता है, जो ऑक्सीकरण में अब हो क्या रहा? सोडियम के साथ ऑक्सीजन आकर के जुट रहा है। जिस धातु के साथ ऑक्सीजन का, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसका ऑक्सीकरण उपचयन करते हैं हम लोग। इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को लोग उपचयन करते हैं और जिसका उपचयन होता है वही उपचयित होता है। ठीक है, जिसका उपचयन होता है वही पदार्थ आपका क्या होता है? उपचयित होता है। तो उपचयित कौन हो रहा है आपको? सोडियम। ठीक है, और जिस ऑक्सीजन आपको जुड़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन में क्या आपको अवकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात अपचयित कौन हो रहा है आपको? ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा आपके यहां से? क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करा तो कॉपर प्लस में जल बना रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यूप्रस कॉपर के ऑक्साइड से यहां से ऑक्सीजन हटने का काम कर रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन हटता है वहां पर क्या होता है? अवकरण होता है, मतलब कि अपचयन। और जो पदार्थ अवकरण में जाता है वही अपचयित भी होता है। जो पदार्थ का अवकरण होता है वो आपको अपचयित भी होता है। तो यहां पर कॉपर का जो ऑक्साइड है वो अपचयित होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? आपको उपचयित होगा। हाइड्रोजन गैस यहां पर उपचयित होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर आपको? जब आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहां पर लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आयरन का ऑक्साइड से एल्युमिनियम का रिएक्शन है, तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है वो आयरन को विस्थापित करके उसके स्थान पर आ जा रहा है। ठीक है, आयरन यहां पर क्या हो गया? आपको विस्थापित हो गया है। इसका मतलब कि अभिक्रिया कैसा बाबू? अतैत विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील होता है और एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए क्या होगा? आपको एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको लौह छोड़ने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर का है ना निशान लगाइए। ये जितने भी क्वेश्चन है आपका सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम को लेकर के। क्या कर रहा हूं? आयरन के ऊपर, आयरन को क्या डालना हम लोग को? आयरन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, HCl। पहला करा कि हाइड्रोजन गैस है आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस आयरन क्लोराइड,
भाई क्लोरीन गैस नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, आयरन लवण एवं जल बन रहा है। देखिएगा ध्यान से आप, आयरन के ऊपर जब डालेंगे तो बनाएगा आयरन का क्लोराइड FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। आप समझिए ध्यान से, क्योंकि धातु जो होता है हल्का भस्मीय होता है और भस्म के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, और इस अवस्था में हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि जल तो बन नहीं सकते आप, जल कहां से बनेगा, क्योंकि जल के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाहरी पदार्थ ऐड नहीं होता है, जिसका मतलब आपको अभिक्रिया क्या जाएगा, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ध्यान समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों में किसी परमाणुओं की, मतलब जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होता है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों की जाती है, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए संतुलित की जाती है, जो कि लैबोरेटरीज के द्वारा दिया गया था, उसको संतुलित करने के लिए इसको पालन करने के लिए संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या करा आपको, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर है ना तथा दाईं ओर में बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या, क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, मतलब द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, विनाश होता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारा तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। चलिए इतने, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, संतुलित भी करना हम लोग को, ये अभिक्रिया है, कथन है, अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में बदलेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन N2 प्लस H2 अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है NH3। देखिए एक्चुअली ये तो आपका एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें अभिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल के टूटने से अभिकारक भी बनता है, एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसको संतुलित कीजिए आप, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 1, 2 से गुना कर दिया, जैसे 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपको 6, इधर कितना है 2, इसको गुना कर लेंगे तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या करा था, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कि H2S प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है जल H2O प्लस में SO2। ठीक है, ये बोला आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है आपको। अब इसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, हाइड्रोजन तो संतुलित है, सल्फर भी संतुलित है, बट ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहां से तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे आप यहां पर 2 से गुना करोगे तो आपको यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कितना हो गया 4 गो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब यहां पर देखिए सल्फर कितना हो गया 2 गो, सल्फर वहां पर कितना है 1 गो, यहां भी 2 से गुना हो गया। अब देखिए कितना हो गया, सल्फर भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देख लेंगे इधर कितना 2 और 4 6, इधर कितना आपको 2, यहां पर 3 से गुना कर देंगे, ये आपको पूरा संतुलित हो गया। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोग का। कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनाता है। ये हम लोग देख चुके हैं जस्ट कुछ देर पहले। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेरियम का सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम का क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इसको आप संतुलित कीजिए। बेरियम ऑलरेडी संतुलित है, क्लोरीन नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है। संतुलित करने के लिए एल्युमिनियम यहां पर 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा एल्युमिनियम, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां पर बेरियम क्लोरीन क्या है, यहां पर सल्फेट क्या है 3 में, यहां पर 3 से गुना कर देंगे। जब वहां 3 से करेंगे तो यहां भी 3 से कर देंगे। ठीक है, अब आपका पूरा संतुलित हो गया। ठीक है, ठीक है से यहां 3 से गुना किया, यहां 3 से गुना किया और यहां 2 से गुना किया, हो गया आपका पूरा संतुलित। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम धातु के प्लस जल बनाता है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस जल, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया आपका संतुलित है। ऑलरेडी नहीं है, यहां पर संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहां भी आप जैसे 2 से गुना करेंगे तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन यहां 2 से संतुलित कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 4, यहां 4 से कर देंगे, पोटेशियम 5 से कर देंगे, आपका पूरा संतुलित। ठीक है, सॉरी यहां 4 से नहीं, आपको यहां पर होगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 वहां पर 4 हो गया, इधर 4 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। सिंपल आपको संतुलित करना है, यहां पर कलर चेंज कर देना, संतुलित करते हैं। करें कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम का नाइट्रेट और जल बना रहा है। देखिए जल बना रहा है, यहां पर ये जल बना रहा है। तो आप देखिएगा क्या होगा, हाइड्रोजन इधर कितना है 1 और यहां पर 2, 3 हुआ है, उधर कितना आपको 2 है। कैल्शियम आपको है, यहां से आप 2 से गुना कर दो, ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि जैसे 2 से गुना करोगे तो नाइट्रेट संतुलित हो जाएगा आपको, और नाइट्रेट संतुलित हो गया तो ऑक्सीजन है इधर कितना आपको, ऑक्सीजन हो गया आपको यहां से 2 यहां पर है, वहां 2 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका पूरा संतुलित। ये पूरा का संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2 यहां पर 2 यहां पर 4 को 2 दूनी क्या 4, कैल्शियम है वो कैल्शियम है वो। ठीक है, नाइट्रोजन 2 को तो नाइट्रोजन यहां भी 2 को, ऑक्सीजन कितना होगा कितने के 6 और 2 8 कितने के 6 2 का। इसको देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम का सल्फेट प्लस में जल रहा है, आपको याद देखेंगे हम लोग संतुलित है क्या, सोडियम 1 सोडियम 2 यहां पर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप यहां से 2 से गुना कर देंगे, ये पूरा का पूरा आपको संतुलित हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ये ऑलरेडी आपका संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग संतुलित करने के लिए केवल यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा का संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये आपका सभी समीकरणों को हम लोग संतुलित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सभी अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण ही पूछता है। ठीक है, पहला कहना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। अब इसको संतुलित करके देखिए कितना होगा। ये ऑलरेडी आपको संतुलित है क्योंकि कैल्शियम एगो कार्बन आपको यहां पर कितना एगो कार्बन एगो यहां पर एगो। ठीक है, हाइड्रोजन कितना आपको 2 को, हाइड्रोजन 2 को, ऑक्सीजन कितने यहां पर 2 यहां से 2 यहां से 4 3 1 4, आपको ऑलरेडी ये आपको पहला समीकरण संतुलित ही है। ठीक है, इस समीकरण को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर बनाएगा आपको
जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो जिंक है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है और यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया हो रही है और जो जिंक है वो सिल्वर को विस्थापित करके जिंक नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको ऑलरेडी संतुलित है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, यहां भी विस्थापन अभिक्रिया होगा। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड जब रिएक्शन करता है क्या आपको, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कितना से गुना कर दीजिए आप, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर आपको भी 2 से नहीं 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2 हो जाएगा और यहाँ आपको 3 हो जाएगा, पूरा संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से एल्युमिनियम यहाँ पर 2 गो, क्लोरीन 6, कॉपर 3। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ से। अगला देखते हैं लोग, अगला क्या है, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम का क्लोराइड। ये और आपको संतुलित करने के लिए पोटेशियम का क्या करेंगे आप, मात्र 2 से गुना कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा ये संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या करा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए, प्रकार बताइए। पहला क्रम पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी बेरियम आयोडाइड है। चलिए देखते लो, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड से बनाएगा बेरियम का ब्रोमाइड, है ना, बनाएगा पोटेशियम का आयोडाइड और बेरियम का ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम का आयोडाइड और बेरियम का ब्रोमाइड। ठीक है, संतुलित करना आपको, संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर 2 से गुना कर दीजिए और यहां पर 2 से गुना कीजिए, पूरा संतुलित हो गया आपका। ये कैसा अभिक्रिया है, तो देखिए आपको जो बेरियम ब्रोमाइड है और सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके आपको पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम का ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये अपने आयनों का बदलाव कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, और जो आयनों का अदला बदली करने से बनता है उसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कर सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कराता है या उभय विस्थापन अभिक्रिया कराता है आपको। ये हो जाएगा आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिंक कार्बोनेट टूट करके जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट टूट करके हीट करने पर, ये गर्म करने पर टूट जाएगा, हीट करने पर क्या टूट करके जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मतलब क्या होगा, आपको एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया हो गया, आपको घटन अभिक्रिया क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि टूट रहा है गर्म करने पर, उसमें वियोजन अभिक्रिया होगा या उसमें अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको चलिए अब देखते हैं लोग, ये रखा आपको हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि यहां पर देखिए 2 तत्व आपस में जुड़ करके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसलिए आपको क्या लगाइए, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखो एक प्रकार की ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, कि क्या होगा, आपको विस्थापन अभिक्रिया भी होगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो एक्चुअली में इसको विस्थापन अभिक्रिया ही केवल कहेंगे भी, है ना, क्योंकि जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील होता है और उसको आपको विस्थापित करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना आपको, इसका मतलब ये होगा आपको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन,
तरह की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझ लीजिए कि जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल देंगे आप तो यहां से हीट को बाहर निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और हीट ऊष्मा बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नाइट्रोजन को बनाने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है, वो क्या हो जाएगा? आपको ऊष्माशोषी हो जाता है। देखिए आपने लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन को ये हीट गैस है, ठीक है, ट्रायंगल के सन के द्वारा है ना उत्पाद की ओर दर्शाया जाता है, ठीक है। ऊष्माशोषी क्या हो जाएगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है, जो अभिक्रिया ऊष्मा देने पर कंप्लीट होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी आपका वियोजन अभिक्रिया होता है वो खास करके आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर उसको चर्चा कर दिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो जिसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये फूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब ये क्या जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। देखिए श्वसन के दौरान हम लोग को क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके जो श्वसन में ग्लूकोज के साथ कौन अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन, और बनाता है क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा। ऊष्मा तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना दो कारणों से कहा जाता है। पहला क्या कहा आपको? क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और ऊष्मा वहां से उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अभिक्रिया इस प्रकार भी होता है कि आपको देखिए ध्यान से, इस प्रकार अभिक्रिया है कि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो बनाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, ठीक है। चलिए अगला देखते हम लोग, कह रहा है वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। किसमें? वियोजन अभिक्रिया में। जबकि हम लोग क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हुआ HCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन हुआ पोटेशियम क्लोराइड। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ, एक सिंगल पदार्थ विखंडित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से विपरीत होता है। अगला देखेंगे हम लोग, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहला ऊष्मा, जैसे मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया अगर बात करते हैं जिंक कार्बोनेट, जब जिंक कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं हम लोग तो टूट जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये आपका उसमें वियोजन हो गया। अगला है प्रकाशीय वियोजन, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है ये टूट जाता है आपको सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, ठीक है। ये भी आपको क्या हो जाएगा? आपको ये प्रकाशीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन, जब जल के ऊपर विद्युत धारा का प्रवाह होता है
ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलता है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस निकलता है एनोड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के एक एक विकर्ण लिखिए। देखिए ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये समझिए ध्यान से कि जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो बनाता है आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। यहां से जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, आपको एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहां से अपन जैसे में जब सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिया जाता है तो बनाता है आपका सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। यह आपका एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थ का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, यह आपको हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कहेंगे सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखें। सिंपल बात है, आपको सिल्वर प्राप्त करना आपको, तो जब जिंक को डाल दीजिएगा आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो बना लेगा जिंक का नाइट्रेट। ठीक है, जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर यहां से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग सिल्वर धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभी कुछ हम लोग देखे तो पहले जो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है आपको सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। अब ये सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का अवक्षेप बनता है। ठीक है, उजला रंग का अवक्षेप बनता है। इसी प्रकार यदि आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है लेड का आयोडाइड प्लस में पोटेशियम का नाइट्रेट, या लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि लोहा एक प्रकार का संक्षारक धातु होता है। जब उसे हम लोग लंबे समय तक ऑक्सीजन में, खुली वायु में, जल में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्राप्त करता है वहां पर, और उसके ऊपर एक परत आने लगती है जिससे उसके सतह में नष्ट रहता है, उसका क्षय होने लगता है। ठीक है, देखिए अगर आपको लोहे की वस्तुएं हवा एवं आद्र के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण से संक्षारण जंग लगना नहीं हो पाता है। इस तरह लोहे पेंट करने से क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों का उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विघटनता नहीं हो पाती है। इस तरह वायु है ना, वसायुक्त पदार्थ जैसे कि चिप्स खराब नहीं होती है। जैसे कि कहा जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकता है, मंद करने का काम करता है।
इसलिए जितने भी तेल युक्त वसा युक्त पदार्थ होते हैं उनके साथ नाइट्रोजन मिक्स कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ना, प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद कर देता है। ठीक है, अगला हम लोग का संक्षारण क्या है? तो धातुओं के परतों में होने वाली ह्रास को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इधर से जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह में एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर एक भूरे रंग का परत आने लगता है, वो क्या होता है? एक प्रकार का जंग होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, चांदी के ऊपर काला रंग का परत आता है आपको, सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, कॉपर के ऊपर हरा रंग का परत आता है आपको, जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है। ये हम लोग का आपका लास्ट पॉइंट, विकृत गहनता। ठीक है, इसको हम डिफिनेशन तो बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझते हैं कि विकृत गहनता क्या होता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित ऑक्सीकृत होकर विकृत गहनता हो जाते हैं। ठीक है, विकृत गंध वाले हो जाते हैं, खराब गंध के हो जाते हैं, जिसका बदबूदार रस मिला जाता है, जिसके कारण से इसका स्वाद और गंध क्या होता है? बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, रेसिडिटी क्या आता है? खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाना विकृत गंधता कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपसे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।